Good evening, everyone. आ जाओ भाई सब लोग जल्दी जल्दी, देन वी स्टार्ट आवर टुडे क्लास. मुझे लग रहा है कुछ लोग सो गए हो. ओके, सो वी टुडे लर्न अबाउट. देखो, उस दिन हमने क्या है कि अपना रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो कर लिया था कि रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम. ओके, बट टुडे वी लर्न अबाउट something which is very different. Before starting, let me talk about. आप फिलअप फॉर्म ऐप को आप फिलअप फॉर्म ऐप के आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं. ठीक है, साथ ही साथ आप इसको अ, साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर भी आप फिलअप फॉर्म को फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स दी जाती हैं. ओके, इन द सेम फॉर्म यहाँ पे आपकी पेपर 1 और 2 की प्रिपरेशन कराई जाती है फॉर द 6 मंथ एंड एज वेल एज 12 मंथ. ओके, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ आपको पेपर 1 एंड 2 की भी प्रिपरेशन कराई जाती है और साथ ही साथ उसके नोट्स प्रॉपर प्रोवाइड कराए जाते हैं विद द PYQ एंड 100 मॉक टेस्ट से याद आया स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं. तो जिसको भी मॉक टेस्ट देने हैं, जिसको भी क्या है, सभी लोग मॉक टेस्ट दो. उससे आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि कहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है और कहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, कहाँ आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है. ठीक है, सो ऐप पर ही आपको मॉक टेस्ट सारे मिल जाएंगे, उनको देना स्टार्ट करो एंड देन share with me then how was your performance, then we will correct. Okay, and you can also use my code to get discount. ये तो हो गई भाई बात हमारी ऐप के बारे में. अब हम पढ़ लेते हैं जो उस दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे. देखो, ये हम लोगों ने मैनेजमेंट कर लिया था सारा. ठीक है, आप यहाँ से इसको ले लेना. ये भी हो गया था टाइम मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ इनकम भी हो गए थे. टुडे वी लर्न अबाउट बजटिंग. व्हाट इज बजटिंग? ओके, ये आई गेस हो गया था ना, आपका साइकिक इनकम तक हो गया था. आज पढ़ लेते हैं हम लोग की बजटिंग क्या होता है. देखो, अब हमारे पास में जो मनी है उसका एक बजट भी तो बनाना पड़ेगा ना. हमने जो रियल इनकम ली अपनी, ठीक है, उसके बाद जो हमारी मनी इनकम है एंड देन व्हाट वी कॉल साइकिक इनकम. ठीक है, अब ये तीनों फैक्टर्स क्या है, हमारे बजट से ही इंटर रिलेटेड है. अब कैसे इंटर रिलेटेड है, पहले तो ये बता दो कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि कम आवाज आ रही हो. हाँ, देखो, बजटिंग क्या होती है, यानी कि सिंपल बजट निर्धारण, यानी कि आपके पास में जो भी मनी है उसका एक ब्यौरा बनाना, एक तरीके से अपनी मनी को मैनेज करना कि कौन सा पार्ट कहाँ पर खर्च करना है. सबसे बड़ा पार्ट आपको स्टडी में खर्च करना है. यू कैन स्पेंड योर मनी अदर फूड आइटम्स और अदर शॉपिंग और अदर स्टडी, वॉट एवर इट इज. ठीक है, तो बजटिंग क्या होता है, एक तरीके से आपने क्या किया, आपने ये एक पेपर लिया. ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपने लिख लिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. क्या लिख लिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. ठीक है, जहाँ पे आपको पैसा लगाना जरूरी है, जहाँ आपका पैसा जाएगा ही जाएगा. जैसे सपोज मैं अगर बात करूँ आपके कोर्स की, तो कोर्स क्या है, आपके पास में एक बजट है. यस, यू हैव अमाउंट अराउंड, हम 10K मान के चलते हैं. ठीक है, 10K मीन्स 10,000 रुपये हमारे पास में है, जिसमें से हमने क्या किया, 2,000 का हमने कोर्स ले लिया. ठीक है, ये तो हमारा स्पेंड हो गया. अब ये क्या है कि हमारी
जब तक हमारे कोर्स की वैलिडिटी है तब तक ये हम पैसा हमें वसूल होते रहेंगे। कैसे वसूल होते रहेंगे? हमें नोट्स के फॉर्म में, स्टडी के फॉर्म में, ठीक है। ये हमने इतना पार्ट अपना स्टडी पे स्पेंड कर दिया। अब बचा कितना हमारा 8000। 8000 को अब हमें डिवाइड करना है कि हमें सम ऑफ यू आर स्टे अवे फ्रॉम योर होम, ओके। तो वहां पे क्या करोगे आप लोग कि आप बजट बनाओगे। अगर आपको रेंट देना तो आप रेंट का एक अलग बजट बना लोगे। हाँ, इस महीने में मेरा इतना रेंट जाना है, उतनी आप अमाउंट अलग निकाल के रख लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको खाने पीने का भी अपना देखना है कि आपके पर मंथ क्या है, आपका कितना स्पेंड करते हो आप अपने डेली रिक्वायरमेंट नीड्स पर, ठीक है। तो वहां पे क्या है, गुड आफ्टरनून पूजा जी, आई होप अब आपका ऑफिस नहीं होगा, कैसे हो, है ना। तो क्या है यहाँ पे, यानी कि एक तरीके से अपनी मनी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना विद द प्रायोरिटाइज ऑफ वर्क, है ना। तो वहां क्या करते हैं, देखो बजटिंग क्या लिखा हुआ है, बजटिंग इज कंसिडरिंग एज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मनी। सिंपली लिखा हुआ है, यानी कि क्या है, बजट को धन के प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है ना। यानी कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो, ओके, ठीक है। आप अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, आप अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छी जगह लगा रहे हो जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा है, या फिर सिर्फ उन्हीं जगहों पर खर्च कर रहे हो जहाँ से आपको बेनिफिट मिलने की बजाय क्या है, आपको डिसएडवांटेजेस मिले, वो आपके लिए अच्छा ना हो, है ना। तो वो होती है आपकी बजटिंग। अब देखो, ए बजट इज अ प्लान फॉर स्पेंडिंग एंड सेविंग द मनी विद इन अ गिवन इनकम फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। बजट हमेशा मंथली बनाया जाता है, कुछ लोग इसको ईयरली भी बनाते हैं, लेकिन मंथली बजट ज़्यादा बेहतर रहता है। क्यों? देखो, आपके पास में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक टाइम वी कैन से आपके पास में 1 मंथ है, ठीक है। तो आप 1 मंथ में क्या है, आपके पास सपोज करो 10 के आपके पास रुपीज़ है, हर महीने आपके पास 10,000 रुपये आते ही आते हैं। अब उसमें से आप क्या करोगे, आप इनको डिवाइड कर दोगे, कुछ आपको सेविंग्स भी करनी है, कुछ आपको ज़रूरी आपके खर्चे भी हैं, आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो स्पेंडिंग में क्या आ जाएगा, जैसे आपकी डेली नीड्स आ जाएंगी, ठीक है, डेली नीड्स आ जाएंगी, ठीक है। और अगर हम एक और बात करें, अगर सपोज करो आप, एक तो आपका रेंट आ जाएगा, जो आपका, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, रेंट सबके लिए ज़रूरी है। डेली नीड्स में क्या है, आपको सब्जी लेकर आनी है, आपका डेली क्या है, मार्केट से दूध भी आएगा, खाने पीने की चीज़ें आएंगी, ठीक है। हो सकता है कभी कभी आप शॉपिंग को तो हम सेविंग में डाल देंगे, हो सकता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है फॉर द फ्यूचर कि आपको अपने फ्यूचर में क्या है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस, लेकिन उसकी फीस क्या है, हाई फीस है। तो आप क्या करोगे, अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हो, जो आपके डेली डेली स्पेंडिंग होती है उसमें से क्या आप थोड़ा थोड़ा बचा लेते हो। जैसे सपोज कभी कभी कहते हो, अरे यार आज तो चलो दोस्तों के साथ ही चले जा रहे हैं, क्या किराया देंगे, है ना। यहाँ पे आपका क्या है, किराया भी आ जाएगा, वही जो आप ट्रैवलिंग इंक्लूड कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी क्या है, मंथली में आ जाएंगी, है ना। तो अब क्या करते हो, अरे यार चलो आज पैदल ही चल ले रहे हैं, ऑटो से कौन जाएगा, ऑटो का किराया लगेगा, जो पैसे बचेंगे उसको मैं सेविंग में डालूं। आप हर छोटी छोटी चीज के लिए आप सेविंग करने लग जाते हो। आपका कुछ मन भी करता है खाने का, तो फिर आप वो भी नहीं खाते हो, क्यों? ताकि सेविंग्स हो जाए आपकी। तो अगर हम बजट की बात करें, तो बजट एक ऐसा प्लान है जहाँ पे आप अपने खर्च भी देखते हो, साथ ही साथ अपने पैसे को बचाना किस तरीके से है वो भी आप देखते हो। वो आपका बजट कहलाता है। कहाँ पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड इनकम होती है, उसी में से ही आपको अपना खर्चा भी चलाना होता है और साथ ही साथ आपकी सेविंग भी करनी होती है। उसके लिए आप एक बजट प्लान करते हो ताकि आपकी जो भी चीजें हैं वो प्लान के अकॉर्डिंग चल सकें, ठीक है। आफ्टर द इनकम इज रिसीव द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड एंड रिव्यू रेगुलरली फॉर एनी डेविएशन एंड इम्प्रूवमेंट ओवर द प्लान इज मेड इन द नेक्स्ट बजट। यानी कि बजट से क्या होता है, अब सपोज करो मैंने इस मंथ का बजट बनाया, जैसे सपोज मैंने मई मंथ का बजट बनाया, ठीक है, मैंने मई का बजट बना लिया। अब इसमें ये मुझे हेल्प करेगा, मेरा प्रीवियस बजट मुझे किस चीज में हेल्प करेगा, कि मैंने अपने पहले बजट में क्या क्या गलतियां करी थी, मैंने सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च किए थे, है ना, या मैंने खाने पे खर्च किए थे, या फिर मैंने
उल्टी सीधी चीज़ों में खर्च करती थी जिसकी कोई नीड भी नहीं थी, मैंने उन जगहों पे अपना पैसा खर्च किया। तो क्या बजट आपको एक तरीके से नेक्स्ट बजट प्लान करने के लिए, अपने नेक्स्ट बजट को इम्प्रूव करने के लिए भी क्या है, एक गाइडलाइन देता है, ठीक है? जहाँ पे आप क्या है अपने इनकम को बैलेंस कर सकते हो अपने एक्सपेंडिचर में और अपनी सेविंग्स में, ठीक है? समझ गए बजट क्या होता है? एक प्लान होता है जहाँ पे आप अपने लिमिटेड इनकम को कितना स्पेंड करना है और कितना सेविंग करना है ये देखते हो। साथ ही साथ आपको बजट के द्वारा ये भी हेल्प मिलती है कि आप अपने जो नेक्स्ट बजट प्लान करोगे उसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आप और ज़्यादा सेविंग कर सकते हो और कहाँ कहाँ पे वाकई में एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है। दिस इज योर बजटिंग। आई डोंट नो बेटा, पता नहीं कहाँ है। एक्चुअली मेरे लिए तो चाहे आप आओ या फिर सारे आए, मेरे लिए तो सभी इक्वल हैं। मुझे तो पढ़ाना है, अब मैं अब सब लोगों का वेट करती रह जाऊंगी तो आपका कोर्स रह जाएगा भाई। नेट का जो एग्जाम है ना, यूजीसी नेट वाले इंतजार नहीं करेंगे कि कोई अपनी शादी अपनी पूरी कराए, कोई अपना इस कॉलेज पूरा कराए, वो इस बात का इंतजार नहीं करते हैं। वो सिंपली वेट करते हैं कि हाँ मुझे इस टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराना है तो कराना है। आपको चिंता है कि हाँ मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो आप यहाँ हो, बाकी के भाई वो जाने, उनका काम जाने। मुझे तो पढ़ाना है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हो सकता है वो लोग कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, आई डोंट नो अबाउट देम। एडवांटेजेस ऑफ द बजट। अब देखो बजट बनाने के फायदे क्या क्या हो जाते हैं। हेल्प्स टू टेक एन ओवरव्यू ऑफ एन इनकम, यानी कि एक तरीके से हमें अपनी इनकम का ओवरव्यू मिल जाता है कि हमारी इनकम कितनी है और हमारा कहाँ कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, ठीक है? ये एक ओवरव्यू मिल जाता है। जैसे सपोज करो अगर मैं बात करूँ होस्टलर्स की, मैं बात करूँ, मोस्ट ऑफ द होस्टलर्स आर लाइक दैट कि उनको क्या है अपनी फैमिली से एक लिमिटेड अमाउंट मिलती थी, उसमें क्या है उनको मेस के भी पैसे देने होते थे, साथ ही साथ उनको अपना खुद का खर्च भी देखना होता था, साथ ही साथ उसमें से अगर कोई कॉलेज की तरफ से कुछ आपका एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, आपका स्टडी में ज़्यादा, तो आपको वो भी खर्चे देखने होते थे। और सेम थिंग अगर आपको कहीं बाहर भी जाना है तो वो भी आपको खर्च देखना होता था। तो यानी कि क्या है आपके पास एक लिमिटेड अमाउंट मिलती थी, कितना लिमिटेड अमाउंट आपको मिलता था, उसमें से आपको सारे खर्च आपके देखने पड़ते थे और प्लस उसमें से सेविंग भी करनी होती थी। तो क्या है आप ये बेनिफिट देख रहे हो आप कि एक तरीके से आप वहीं पर अपना बजट बनाना स्टार्ट कर दिया। आप माइंड में ही बना लेते थे कि हाँ इतने रुपए, सपोज करो 3,000 रुपये मेरे मैस के जाएंगे पर मंथ, ठीक है? 3,000 में से हो सकता है कुछ पैसे मुझे मेरी स्टडी पे भी जाने पड़े, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे मटेरियल भी लाना पड़ेगा, है ना? तो इतने रुपए आप अलग निकाल के रख देते। प्लस हो सकता है कुछ दिन आपका मैस में खाना अच्छा ना बना हो तो आप क्या है बाहर से खाना मंगाते हो, तो आपका वो भी एक्सपेंड हुआ। हो सकता है कभी कभी आपके किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी आ जाए तो भाई उसके लिए गिफ्ट भी लेके जाना है, तो क्या है वो एक्स्ट्रा पे आ गए। तो दीज आर दी एक्सपेंडिचर, है ना? तो बजट क्या है, बजट का एडवांटेज क्या हो जाता है कि आपको अपनी इनकम का ओवरव्यू मिल जाता है कि यानी कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ कितनी खर्च हो रही है और कहाँ कहाँ से कितनी बच रही है। जहाँ खर्च हो रही है कि वाकई में वहां पे उतना खर्च करना जरूरी है। कुछ खर्चे तो देखो ऐसे होते हैं जो करने ही होते हैं, जैसे सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया मैथ्स का, पर मंथ हम मैथ्स की फीस देते हैं तो वो तो आपकी मैंडेटरी है ही है, को खाना खाना है, हॉस्टल में रहना है, तो आपको वो फीस देनी ही होगी, ठीक है? वहीं पे अगर हम बात करें, जैसे मैं बात कर रही थी कि कॉलेज एक्टिविटीज की, तो वो तो हमेशा नहीं होती है, पर मंथ नहीं होती, हो सकता है कभी कभी वो हो जाए, तो वो हर मंथ नहीं होंगी, वो आपका डिक्रीज हो जाएगा आपके बजट में भी, ठीक है? वहीं कभी कभी हो सकता है कि आप हमेशा तो आप बाहर नहीं जाते हो, कभी कभी आप हॉस्टल में भी रहोगे, तो दीज आर दी थिंग जिसमें से क्या आपका जो फीस थी वो मैंडेटरी थी, वो आपको खर्च करनी ही करनी है, बाकी की चीजें आपको कितना खर्च करनी है कितनी नहीं करनी है, इट्स डिपेंड ऑन यू, ओके? बजट और क्या हेल्प करता है, हेल्प्स फैमिली टू फर्स्ट अटेंड दोज गोल्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर गोल्स, यानी कि साथ ही साथ आपका बजट इस चीज में भी हेल्प करता है कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या है, उस गोल को अचीव करने में भी क्या है हेल्प करता है ना? किस तरीके से हेल्प करता है, जैसे सपोज करो कि अभी चलो वेडिंग का सीजन चल रहा है तो यही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है?
तो इसमें क्या हो जाएगा, अब वेडिंग का सीजन चल रहा है तो भाई वेडिंग है, तो अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे सपोज करो अगर ड्रेसेस लेकर आनी है, तो क्या ड्रेसेस लाना इज रियली इम्पोर्टेंट, ये आपको सोचना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ड्रेसेस आपके पास ऐसी हैं जो आपने पहले कभी पहनी ही ना हो, उन्हीं से काम चल जाए, तो क्या है वो आपका कट डाउन हो जाएगा, वो आपका पैसा बच गया। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बोलें तो गिफ्ट तो मैंडेटरी है, वो तो जाएगा ही जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा मेन इम्पोर्टेंट गोल क्या है, शादी है, वहाँ पे मुझे गिफ्ट देना है। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। ड्रेस परचेज करनी है या नहीं करनी है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अदर गोल्स में आ जाएगा। ये हो भी जाएगी तो भी ठीक है, नहीं हो जाएगी तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा में पड़ी है ना। तो ये हमें क्या है, एक फैमिली को हेल्प भी करती है कि आपके एक आप प्रायोरिटाइज लिस्ट बनाते हो कि नहीं बनाते, टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को हम सबसे ऊपर रखते हैं और फिर जिससे थोड़े बहुत कम इम्पोर्टेंट हो तो उसको नीचे रख लेते हैं। तो इससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें सबसे ज़्यादा अपना समय कहाँ पर देना है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों की बात करूँ तो सम ऑफ देम यू आर हाउस वाइफ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपको अपने स्टडी भी देखनी है, कुछ वर्किंग है तो उनको अपनी जॉब भी देखनी है, और प्लस कुछ को अपना घर भी देखना है। तो आप क्या है यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे आप कोर्स परचेज करने के लिए आप सोचोगे क्या मेरे लिए कोर्स परचेज करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। एग्जाम पास करना है, यस मेरे लिए ज़रूरी है, तो क्या है वो आपका मोर इम्पोर्टेंट गोल हो गया कि आपको वो तो अचीव करना ही करना है, उसके लिए आपको स्पेंड करना ही होगा। तो दीज आर द थिंग्स विच इज बजट हेल्पिंग ओके टू डू। और साथ ही साथ क्या करता है, हेल्प टू अवॉइड एनी वेस्टेज, वही अभी बता रहे थे, बजट से बहुत सारे जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं ना वो बच जाते हैं। आप लोग सोच लेते हो कि अरे नहीं यार ये तो खर्च इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ना, या तो फालतू में ही मेरा पैसा खर्च हो रहा था। तो क्या है, आपको बजट वेस्टेज होने से भी बचा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट मोटिवेशन, ये तो भाई आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, एग्ज़ाम आ रहा है मैम, मोटिवेट कैसे रहें, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी रहती है कि एग्ज़ाम पास कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कोर्स हमसे होगा या नहीं होगा, इतना सब कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए भाई मोटिवेशन होना तो बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन किस पे डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पे, आपकी सक्सेस पे, आपकी परफॉर्मेंस पे, आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, आइडियाज़ आपके क्या क्या हैं, आपके गोल्स क्या क्या हैं। देखो इससे आप समझ सकते हो इजीली। ठीक है, ये आपके मोटिवेशन का कारण होते हैं। जैसे सपोज करो किसी किसी का मोटिवेशन सपोर्ट होता है, फैमिली में कोई मेंबर है जो आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहा है, नहीं आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, तो क्या है आप मोटिवेट हो रहे हो अपने सपोर्ट के द्वारा। आपकी परफॉर्मेंस अगर डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है, जैसे सपोज करो एक्सरसाइज करनी है आपको, ठीक है, एक्सरसाइज करने से क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है कि हाँ मेरी बॉडी में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, मेरी बॉडी थोड़ी अच्छी होती जा रही है, तो क्या आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आप मोटिवेट होते हो और अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेहतर करते हो। वहीं अगर सक्सेस की बात करें, अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया था और वो गोल आपका अचीव हो गया है, सक्सेस और गोल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, वो गोल अचीव हो गया तो आपको वो मोटिवेट करती है, अगर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो मैं आगे भी और भी टास्क कंप्लीट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, है ना। एटीट्यूड वही आपको अपना पॉजिटिव बिहेवियर रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अब पढ़ लेते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। सिंपल, मोटिवेशन क्या करता है, आपको इंस्पायर करता है, आपको इंस्टिमुलेट करता है, इंस्टिमुलेट यानी कि एक तरीके से आपको उत्तेजित करता है, किसके लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन होगा, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे जो आपको सपोर्ट करते होंगे, है ना, जो आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको इंस्पायर भी करते होंगे कि अरे यार देखो उसने इतने कम समय में अपना नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, वहां से आपको क्या है इंस्पिरेशन मिल गई, इंस्पिरेशन मिल गई कि मैं भी करके देखती हूँ ये चीजें, है ना। तो क्या है वो उसने आपको मोटिवेट किया किसके लिए, कुछ एक अच्छा काम करने के लिए। मोटिवेशन क्या है, वाओ वेरी गुड, इट्स ग्रेट। तो देखो ये मोटिवेशन ही तो था ना कि आपको किसी ने इंस्पायर किया या फिर आपकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी लगी,
या फिर आपके अंदर कोई एक स्टिमुलेशन ऐसा आया जहाँ पे आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ पे चेंज करना है। और मोटिवेशन हमेशा अच्छे काम को करने के लिए होता है, कभी भी नेगेटिव काम को करने के लिए नहीं होता। ये अच्छी बात होती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन एक नाम सुन के ही अपने आप ही अंदर मोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि मोटिव, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से, आपको किस चीज के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है। जैसे कि सपोज करो अभी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका मोटिव है एग्जाम क्लियर करना, आपको नेट जेआरएफ क्लियर करना, है ना। ये चीज है, सिर्फ और सिर्फ ये चीज है जो आपको क्या है, आपका मोटिव है। और ये मोटिव आपको मोटिवेट करता है पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो क्या है, मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच energize an individual to move on to behave towards achieve of the goals। यानी कि वही है जो अभी मैं बता रही थी कि आपका मोटिव आपको आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। आपके मोटिव से ही आपको एक मोटिवेशन मिलता है, उसके बेसिस पे आप काम करते हो और जो काम करते हो उसके बेसिस पे क्या आपको अचीवमेंट मिलती है। ठीक है। एक होता है मोटिवेशन सिंपली वही आपकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, आपको गोल अचीव करने के लिए। एक होता है मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स कोई भी हो सकता है जिससे भी आप इंस्पायर हो, या तो वो आपके कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, योर स्पाउस। गुड इवनिंग। चलिए आई तो सही आप, अपने दर्शन दिए। कैसे लेट हो गई भाई, अभी भी काम था क्या घर का? आप लोगों से यार पता है एक बहुत अलग सा कनेक्शन हो गया, तो प्लीज आ जाया करो। जब मैं टाइम से आ जाती हूँ तो आप लोग तो मुझसे पहले आ जाया करो यार। 10 मिनट पहले ही खोल के बैठ जाया करो। याद नहीं रही, अच्छा। यानी कि आपको आपकी मैम से मिलने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, है ना। मैम बुरा पढ़ाती हैं आपको फिर। मोटिवेटर्स क्या होते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ये पीपल होते हैं जहाँ पे क्या है, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, है ना, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं। इज देयर समवन वो अचीव सम ग्रेट गोल्स, वो भी हो सकते हैं, है ना। कोई भी हो सकता है जहाँ पे क्या है आपको बोनस मिलता है, मोटिवेट होते हो, आप उनको पहचानते हो, उनकी रेस्पेक्ट करते हो, वट एवर जो भी है। ओके ओके। अच्छा जिस दिन ना जल्दी क्लास होगी ना, हो सकता है कि मैं एक दिन और मैं जल्दी क्लास लूँ। हाँ देखो कितना अच्छा बेनिफिट है ना ये। पता है देखो कितना अच्छा फायदा हुआ आपका, आपने क्लास के बहाने आपने आपके काम जल्दी फिनिश हो गए, है ना। स्पीड बढ़ गई आपकी आपके काम करने की, आपको ज्यादा टाइम मिल गया। आई लाइक इट। जिस दिन ना आपकी मॉर्निंग में क्लास होगी आई विल इन्फॉर्म यू, ओके। हो सकता है एक दो दिन में और लूँ मॉर्निंग में क्लास, तो बी रेडी फॉर दैट। और प्लीज सब लोग आ जाना, ओके। मुझे थैंक्स मत बोलो भाई, थैंक्स अपने आप को बोलो, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी थी, आप कर पाए इसको। ठीक है। ये तो हो गई हमारी मोटिवेशन की बात भाई, समझ गए मोटिवेशन? समझ गए तो थम्स अप दिखा दो, देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तुम लोग ना एकदम फ्रेंडली रहा करो, अगर कोई बात भी हुआ करे ना, कोई परेशानी भी हो तो वो भी मुझसे शेयर कर लिया करो यार। डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, मोटिवेट ही करूंगी यार तुम लोगों को। ठीक है। अब आते हैं मैस्लो नीड थ्योरी। देखो मोटिवेशन में इनकी थ्योरी काफी ज्यादा देखी जाती है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो जो हम रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, तो वहां पे मैस्लो नीड थ्योरी पूछी जाती है, और ये एग्जाम्स में भी पूछी गई है। तो अब देखो ये है क्या, ये एब्राहम मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड्स। अगर हम बात करें जो मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी, उनकी ये थ्योरी किस पे बेस्ड है, ह्यूमन नीड्स पे बेस्ड है। और ये मोटिवेशन थ्योरी है, याद रखना, एब्राहम मैस्लो इनका नाम था। ठीक है। और इन्होंने थ्योरी किस पे दी थी, मोटिवेशन पे। किस पे दी थी भाई, मोटिवेशन पे थ्योरी दी थी उन्होंने। ठीक है। और ये किस पे बेस्ड थी, ह्यूमन नीड्स पे। ठीक है। यानी कि अब्राहम मैस्लो ने एक मोटिवेशन थ्योरी दी थी जो कि बेस्ड थी ह्यूमन नीड्स पे। उसमें क्या था, ये जो ह्यूमन नीड्स थी उनको एक सीक्वेंस में डिवाइड किया गया था, जो कि लोअर टू हायर ऑर्डर था जिनका। और ये 5 तरह की नीड थी।
अब देख लो भाई ये 5 तरीके की नीड हैं कौन कौन सी। दीज आर योर मैस्लो नीड थ्योरी। अब इसमें देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, लोअर से अपर उन्होंने ये थ्योरी दी है। तो देख लेते हैं, लोअर पे उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बताया है, जिसमें कि आपकी शारीरिक रूप से ज़रूरी होती हैं, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग हो गई, फूड हो गया, वाटर हो गया, सेक्स, स्लीप, होमोस्टैटिक्स और एक्सक्रीशन। दीज आर योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो आपके फिजिकल के लिए, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट दीज यू कांट सर्वाइव, योर बॉडी कांट सर्वाइव। ठीक है, एक होती है आपकी सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में आ जाएगा आपका सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज, मॉरलिटी, फैमिली ऑफ द हेल्थ और प्रॉपर्टी। दीज आर योर सेफ्टी नीड्स। भाई प्रॉपर्टी के पीछे तो कत्ल हो जाते हैं, पता नहीं है तुम्हें। लव एंड बिलोंगिंगनेस, जहाँ पे क्या आपकी फ्रेंडशिप आ जाएगी, फैमिली आ जाएगी, सेक्सुअल इंटीमेसी आ जाएगी। ठीक है, एस्टीम की बात करें तो यहाँ पे सेल्फ एस्टीम आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अचीवमेंट, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रेस्पेक्ट बाय अदर्स। गिव एंड टेक वाला रूल सुना है ना, गिव टेक एंड टेक रेस्पेक्ट। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आ जाएगा, ये खुद के अंदर एक तरीके से झांकना, जहाँ पे क्या है, आप अपने फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हो, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, क्रिएटिविटी दिखाते हो, मॉरलिटी दिखाते हो। ये हैं आपकी सारी मैस्लो के द्वारा दी गई थ्योरीज। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि आपकी शारीरिक आवश्यकताएं जो आपके शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो कौन कौन सी हैं भाई? तो वो हैं, these needs are the lowest order and the most basic need of human being। सिंपल, ये आपकी नीड सबसे नीचे रखी जाती हैं। क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक तरीके से बेस है आपकी ह्यूमन होने का, ह्यूमन बीइंग का एक बेसिक नीड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है भैया? रोटी, कपड़ा, मकान। ये तो इंसान को चाहिए ही चाहिए, इसी के लिए वो क्या है, सारा मेहनत दिनों रात करते ही करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, दीज इन्वॉल्व सेटिस्फाइंग फंडामेंटल बायोलॉजिकल ड्राइव सच एज नीड फॉर फूड। यहाँ पे आपकी बायोलॉजिकल ड्राइव्स को सेटिस्फाई किया जाता है। ठीक है, कैसे सेटिस्फाई? जैसे कि आपकी बायोलॉजिकल डिजायर ही तो है, भूख लगना, प्यास लगना, है ना, कपड़े पहनना, घर के नीचे रहना, अच्छा अच्छा घर होना। ये क्या है, आपकी जैविक आशाएं हैं, जिनको आप संतुष्ट करने के लिए क्या करते हो, फूड, खाना खाते हो। भाई हर रोज खाना खाते हो, खाना खाए बिना रह नहीं सकते हो। एयर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वाटर, क्लॉथ, शेल्टर यानी कि घर। ये आपकी जनरली क्या है, शेल्टर, इनको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये आपके लिए होना ज़रूरी है। ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे ये इमेजेस पीछे हैं जो, यानी कि अगर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स के लिए बोलें, आपके शरीर को चलाने के लिए, आपकी शरीर क्या एक तरीके से गाड़ी है, उसको धक्का मारने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी भाई? खाने की ज़रूरत पड़ेगी, हवा की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, घर की ज़रूरत पड़ेगी, कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। दीज आर योर फिजियोलॉजिकल नीड्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। देन वी मूव ऑन टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। भैया ये सेकेंड लेवल ऑफ द नीड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसको क्यों रखा गया है? क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड्स भी आपकी सेफ्टी से ही कहीं ना कहीं इंटर रिलेट करती है। कैसे इंटर रिलेट करती है? अगर हम कपड़े की बात करें तो हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? फॉर दी सेफ्टी, है ना। ठंड के मौसम से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए हम क्या है, सेफ्टी लेते हैं, कपड़े वियर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट क्लॉथ्स वियर करते हैं। ओके, साथ ही साथ सेफ्टी क्या है, अगर हम देखें एनवायरनमेंट से बचने के लिए हो गया एक तो हमारा, सेकंड क्या है, हमारा फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म ना हो। फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म किस तरीके से? ताकि आप पे कोई अटैक ना कर सके, आपके साथ में किसी भी तरीके से सेक्सुअल वायलेंस ना हो। उसके लिए क्या है, आपको सेफ्टी की ज़रूरत होती है ना। एंड अगर हम एक और बात करें तो वो क्या है, आपके एक्सप्रेशन सच एज इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या है, आपको एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, सेफ्टी चाहिए होती है। किस तरीके की? अगर आप कंपेयर करोगे लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप,
तो वो क्या है, अपनी एक सेफ्टी रखते हैं। अगर हम हाई इनकम ग्रुप की बात करें तो वो अपने साथ में एक डिफरेंट बॉडीगार्ड आप कह लो, उनको लेके चलते हैं। क्यों? ताकि उनकी सिक्योरिटी रहे, उनकी रक्षा हो सके, कहीं ऐसा ना हो बीच चौराहे पे कोई उनको मार दे अगर अकेला देखे तो, है ना। इसके लिए क्या है, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या है, बिकम इनएक्टिव वंस दे आर ऑल्सो सेटिस्फाई। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो कि शारीरिक जरूरतों की तरह ये भी संतुष्ट होने के बाद निष्क्रिय हो जाती हैं। या तो अगर जैसे सपोज करो आपने किसी को हायर किया, आप एक कंपनी चला रहे हो, बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, वहां पे आपने एक एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है, वहां आपने उसको एज अ सिक्योरिटी गार्ड आपने उसको हायर किया। अब वहां क्या हो जाएगा, उस सिक्योरिटी गार्ड को आपने इसीलिए हायर किया ताकि कोई भी विदाउट परमिशन आपके ऑफिस में एंटर ना कर जाए, है ना। कोई ऐसा ना हो जाए कि जिसको काम ही नहीं है, बस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आ गया, तो ऐसे लोगों को वहीं पर रोकना। दूसरी चीज कि अगर कुछ भी ऐसा है जो आपके ऑफिस के लिए नॉट गुड, तो क्या है, उसको रोकने के लिए, ठीक है, एक प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपने सिक्योरिटी गार्ड को रखा। लेकिन वहीं अगर आपका सिक्योरिटी गार्ड अगर ढीला डाला हो, उसको कोई फर्क ही नहीं है, जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी ही प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, तो क्या है, आप सेटिस्फाई हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे भी क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी क्या है, आपके सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करती है। हो सकता है किसी किसी का आपको बिहेवियर बहुत अच्छा लग जाए, तो वो कुछ भी करें आप उससे सेटिस्फाई रहते हो, है ना। वहीं सपोज करो, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आ रहा है, तो क्या आप मुझसे सेटिस्फाई हो? वहीं अगर मेरी जगह कोई और आके पढ़ा दे, तो हो सकता है आप उससे सेटिस्फाई ना हो। तो क्या है, सेफ आपको सेफ्टी है, हाँ, कि हमें प्रॉपर नोट्स भी मिल रहे हैं, हमारी क्लासेस भी हो रही हैं, तो हमें अब कुछ भी डर नहीं है। बस हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है, जितना भी हम पढ़ सकते हैं उतना हमें पढ़ना है। तो ये क्या है, आपको एक सिक्योरिटी दी जा रही है कि हाँ, आपके पास में नोट्स प्रॉपर रहेंगे, आपके लिए क्लासेस प्रॉपर लगाई जाएंगी। अगर भाई हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें, तो आपके लिए क्या एक प्राइवेसी भी सिक्योरिटी रखी गई है। अब कहते हो ना कि ये मेरी प्राइवेसी है, यहाँ पे आप इसके बाद आप अंदर एंटर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी एक तरीके से आपकी सेफ्टी को ही क्या है, इंडिकेट करती है। किस फॉर्म में इंडिकेट करती है? कह देते हो ना, अरे भाई आप ऐसे कैसे बिना बताए घर में घुस आए हो, हमारी भी तो कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है ना, हमारी भी कोई प्राइवेसी है या नहीं है, आपका तमीज वमीज है या नहीं है कि आपने गेट खुला देखा और आप एंटर कर गए। तो दीज आर दी अंडर दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज। ओके, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज आपकी किस किस तरीके से हो सकती है? आपकी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हार्म ना हो उसके लिए वो सिक्योरिटी आपकी रहती है। साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिक डिजायर के लिए भी रहती है, यानी कि आपका, आप भाई, आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी रखने के लिए आपके अपना पैसा क्या है, लॉकर में जमा कर देते सारा का सारा, एक सिक्योरिटी के साथ में, एक पासपोर्ट के साथ, पासवर्ड के साथ में। जैसे आपका एटीएम है, एटीएम में आपका एक पिन होता है ना, पिन क्यों होता है? ताकि आपकी उससे सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। किस बेस पे? कि आपका पैसा आपके अलावा कोई और नहीं निकाल सकता है। जब तक वो पिन यूज नहीं करेगा, एटीएम यूज नहीं करेगा, आपका पैसा कोई भी नहीं निकाल सकता है ना। तो क्या है, आपको एक सिक्योरिटी दी गई एक पिन कोड के फॉर्म में, है ना। चलो, थर्ड है आपकी सोशल नीड और बिलोंगिंग नीड्स। यहाँ पे सिंपली मतलब होता है लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, कंपेनशिप, एंड यू कैन से लव हो गया, अटेंशन हो गई, एंड फ्रेंडशिप हो गई, कंपेनशिप हो गई, और एक तरीके से एक्सेप्टेंस के लिए भी। यानी कि क्या है, वैसे पता है सारी लड़ाइयाँ होती हैं किस चीज़ के लिए होती हैं भाई? प्यार पाने के लिए लड़ाई होती है ना। चाहे कोई किसी से अलग हो गया हो, कोई किसी का दुश्मन बन गया हो, कोई लड़ाई कर रहा हो, तो किसके लिए लड़ाई करते हैं? ताकि उनको एक एक्सेप्टेंस मिल सके, कहाँ पे? सोसाइटी में। इसीलिए तो लड़ते हैं कि बहुत आप में से कई लोग, अरे हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता है, सब ऐसे ही है, सब अपने मतलब की बात करते हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। ऐसा सोचते हो कि नहीं सोचते हो? फिर उसी के बेसिस पे क्या है, लड़ाई दंगे हो जाते हैं, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हो भाई, है ना। तो सोशल नीड्स क्या है? जहाँ पे आपको लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, कंपेनशिप, एक्सेप्टेंस, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो आपकी सोशल नीड्स कहलाती हैं। ठीक है, वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर
physiological and safety needs, the social needs become active. यानी कि जब इंसान की अ, शारीरिक और एक सेफ्टी नीड्स उनकी सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो उसके बाद उनकी सोशल नीड्स एक्टिवेट हो जाती हैं अपने आप। जैसे सपोज करो आपके पास में घर है, ठीक है? घर होने के बाद में क्या है? घर है, आपको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। हाँ भाई, अब आपका घर है, आपको आपके घर से कोई भी नहीं निकाल सकता है। फिर क्या आपकी सोशल नीड डेवलप हो जाएगी किस तरीके से कि आप जिस भी सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ के लोग आपको पहचाने, है ना? वहाँ के लोग आपको आपके फंक्शन में बुलाया करें, वहाँ के लोग आपसे बात करें, आपके साथ में अच्छे से व्यवहार करें। तो क्या आपकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड एक बार सेटिस्फाई हो गई, देन योर सोशल नीड बिकम एक्टिव। ठीक है? To fulfill the social need, the manager preferred teamwork, फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स। यानी कि यहाँ पे फैमिली और आप ऑफिस दोनों को इंक्लूड कर सकते हो। जहाँ पे क्या है, टीम वर्क किया जाता है। टीम वर्क की अगर हम लोग ऑफिस में बात करें तो सारे एम्प्लॉयज मिलकर काम करेंगे, लेकिन अगर फैमिलीज की बात करें तो ऑल फैमिली मेंबर्स डू वर्क टुगेदर। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि घर में कोई फंक्शन होता है तो कैसे सब लोग घर के सारे सदस्य क्या है एक साथ काम करने में लग जाते हैं कि हाँ ये वाला काम, बाहर का काम मैं देख लूंगा या घर का काम मैं देख लूंगी, डेकोरेशन का काम हम लोग देख लेंगे। तो क्या है, काम डिवाइड हो जाता है और सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। तो वो आपका टीम वर्क कहलाता है। फॉर्मल में अगर हम लोग बात करें तो मीटिंग वगैरह अटेंड करना, है ना? किसी को इनवाइट करना, दीज आर अंडर दी फॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि आपस में बात वगैरह करना, वो आपका इनफॉर्मल हो गया। ठीक है? तो ये तो थी आपकी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी एंड सोशल नीड। एंड फोर्थ वन इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स आपकी किसको रिप्रेजेंट करती है? ये नीड आपकी किससे संबंधित होती है? आपकी सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ रेस्पेक्ट से। आपके आत्मसम्मान, सेल्फ स्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट की अभी देखो बात करेंगे। दीज इंक्लूड सच नीड्स दैट इंडिकेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, अचीवमेंट, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड इंडिपेंडेंस। इस पे बेस करती हैं। सेल्फ एस्टीम आ जाएगी यानी कि आपको अपने बारे में कितना पता है, आपकी अपनी कैपेसिटी, सेल्फ रेस्पेक्ट जो आप दूसरों से आपको मिलती है। ठीक है? वो होती है आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि आप अपने आत्मसम्मान। कई बार ऐसा होता है ना, आत्मसम्मान होता है ये, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग, आप अपने आत्मसम्मान के लिए अपने रूल्स एंड वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं जाते हो। रूल्स एंड वैल्यूज लिख लो यहाँ पे। आप इसके अगेंस्ट नहीं जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके आत्मसम्मान की बात है। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि आपको किसी एक तरीके से आपको किसी ने इनवाइट किया है, लेकिन जब आप पहली बार उसके यहाँ पे गए थे तो उन्होंने आपके साथ में अच्छे से बिहेव नहीं किया था। तो आप क्या करोगे? नहीं, मैं अब इस बार नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात आ गई। उन्होंने उस टाइम पे अच्छे से बात नहीं करी थी, अगर मैं अब चली गई तो वो यही समझेंगे कि इसकी तो कोई रेस्पेक्ट नहीं है, पहली बार बेइज्जती हुई थी फिर से मुंह उठा कर आ गई। तो क्या है, वहाँ पे आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट आती है कि सेल्फ स्टीम की बात करें तो आप अपने बारे में कितना जानते हो, वो आपकी सेल्फ स्टीम होती है। नो अबाउट योर सेल्फ, नो योर सेल्फ। ठीक है? ये होती है आपकी सेल्फ स्टीम। ठीक है? दिस नीड इज मोर कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज। अगर सेल्फ इसकी बात करें तो ये हायर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनमें बहुत कॉमन होती है। वो क्योंकि करते ही यार सारा कुछ इसके लिए, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ही करते हैं, है ना? ताकि उनकी एक सिक्योरिटी बनी रहे, उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो इंडिपेंडेंसी है, उनकी जो अचीवमेंट है, उसी के बेसिस पे उनको जाना जाता है। तो हायर लेवल एम्प्लॉयज में ये काफ़ी ज़्यादा रहती है। एस्टीम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सम्मान की जरूरतों को गैर मौद्रिक प्रोत्साहन के माध्यम से संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है? अब आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है द फाइनल स्टेप अंडर द नीड हिरार्की मॉडल इज द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यानी कि आप एक तरीके से इवेल्युएट करना, खुद को इवेल्युएट करना कि आप कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे, कहाँ आपसे कमी रह गई है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आपका रिजल्ट आया था, ठीक है? तो वहाँ पे आपने सेल्फ इवेल्युएशन किया, खुद का इवेल्युएट किया कि आपने कौन सा पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा था,
कह देते हैं ना कि अरे यार तुम हमें क्या जानो, हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, हमसे ज़्यादा तुम हमें नहीं पहचान पाओगे, हमें नहीं समझ पाओगे। वो चीज़ क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आपसे ज़्यादा कोई सामने वाला आपको नहीं पहचान पाएगा। जितनी बेहतर तरीके से आप खुद को समझ पाओगे, खुद के बारे में जानते हो सकता है सामने वाला नहीं उतना पहचान पाए। ठीक है? दिस रेफर टू सेल्फ फुलफिलमेंट, यानी कि यहाँ पे खुद की ही आप जो भी आपने आपकी इच्छाएं थी आप उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हो। द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज कॉइन्ड बाय कार्ट गोल्डस्टीन। यानी कि अगर हम बात करें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो ये टर्म कहाँ से आया? ये आया कार्ट गोल्डस्टीन के यहाँ से, जिसका मतलब क्या था? बिकम एक्चुअलाइज इन व्हाट वन इज पोटेंशियली गुड। यानी कि जिसका मतलब क्या था, इन्होंने कार्ट गोल्डस्टीन के यहाँ की साइड से ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड लिया गया, जिसका मतलब था कि आप खुद के बारे में, आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज हैं, उन चीज की आपको क्या होना, एक तरीके से एक्चुअलाइजेशन यानी कि फील होना, है ना? एक तरीके से आपको रियलाइज होना कि हाँ आपके अंदर ये अच्छी क्वालिटीज हैं। कई लोग आपको कह देते हैं ना कि अरे यार उसको तो बात करने का ही तरीका नहीं है, फिर आप क्या कहते हो? अरे हमें पता है कि हमें किससे अच्छे से बात करनी है और किससे बुरे तरीके से बात करनी है, क्योंकि मेरा बिहेवियर है, मैं कभी भी किसी से बुरे तरीके से बात नहीं करती हूँ। ये आप ऐसा अपने बारे में सोचोगे, है ना? अगर मैंने उसे ऐसे गुस्से में बात करी थी तो क्यों करी थी, अब उसको क्या पता मेरा मूड किस बात से खराब है, मुझे किस बात पे उस पर गुस्सा आया। तो वो चीज़ है कि आप खुद के बारे में आप इवेल्युएट करते हो, है ना? जो चीज़ें आप दूसरों से नहीं कह पाते वो आप खुद से कह लेते हो। इसीलिए तो कहा जाता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने साथ बिताया करो। क्यों? क्योंकि आपको आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक है? अब आ जाता है हम लोग फैमिली लाइफ साइकिल एंड स्टेजेस। इसमें क्या होता है? देखो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होती हैं। कौन सी? सबसे पहले आपकी आ जाती है इन्फेंसी, आ जाती है ना? फिर उसके बाद में आ जाती है आपकी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाद में आ जाती है आपकी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के बाद में आ जाती है आपकी एडल्ट एंड देन आपकी ओल्ड एज। दीज आर योर, क्या है ये सारी आपकी लाइफ साइकिल। लेकिन अब तो हम लोग यहाँ पे इनकम की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, तो अब हमें उसके रिगार्डिंग बात करनी चाहिए। तो देख लो भाई, उसमें क्या सबसे पहले होती है आपकी बिगिनिंग स्टेज। बिगिनिंग स्टेज में आपका क्या होता है? यहाँ पे आपकी फैमिली स्टेबलाइज होती है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे जो शादी होती है, टू पर्सन्स के, टू अडल्ट के बीच में, एक मेल और फीमेल के बीच में जो शादी का बंधन बनता है, वो आपकी बिगिनिंग स्टेज कहलाती है। इसीलिए तो कई बार लोग क्या कह देते हैं कि शादी से पहले तो आपकी कुछ भी जिंदगी नहीं है, शादी के बाद आपको एक्चुअल लाइफ क्या होती है उसके बारे में पता चलेगा, है ना? आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से बहुत बार कहते हुए सुना होगा। और ये आपकी बिगिनिंग स्टेज कब तक रहती है? तब तक, जब तक रहती है तब तक आपका फर्स्ट बेबी बॉर्न नहीं हो जाता है ना? यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो स्पाउस वाला, जब तक स्पाउस रहते हो आप लोग तब तक आपकी क्या है, बिगिनिंग स्टेज चलती है ना? द थ्री मेजर कंसर्न ऑफ द फैमिली ड्यूरिंग दिस स्टेज आर मेथड ऑफ डिवाइडिंग द फैमिली। यहाँ पे क्या होता है, आप फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड हो जाती हैं आपकी, है ना? फिजिकल होम, यानी कि आप खुद का घर भी लेते हो, साथ ही साथ प्रोवाइडिंग द अदर बेसिक नेसेसिटीज फॉर डे टू डे फैमिली मेंटेनेंस। यानी कि घर को, जैसे कि अगर हम फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक दूसरे के लिए। जैसे सपोज करो रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हस्बैंड है वो बाहर जाएगा, काम वगैरह करेगा आपके लिए, ठीक है? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आप भी वर्किंग हो तो आप भी बाहर जाओगी, काम करोगी, ठीक है? साथ ही साथ अगर दोनों वर्किंग है तो उसमें क्या है, आप अपने काम को डिवाइड कर लोगे, है ना? किस तरीके से डिवाइड कर लोगे कि देखो आप भी वर्किंग हो, मैं भी वर्किंग हूँ, तो हम क्या करेंगे कि सुबह खाना प्रिपेयर मैं कर दूंगी, एक्स्ट्रा जो काम है जैसे वाटर बोतल भरना हो गया, टिफिन लगाना हो गया, उसमें आप हेल्प कर देना। तो क्या है, एक दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। यानी कि हस्बैंड के ऊपर वाइफ की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वाइफ के ऊपर हस्बैंड और अदर फैमिली मेंबर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, जिनको फुलफिल करना होता है, ठीक है? दूसरी आ जाती है स्टेबलाइजमेंट ऑफ अ फिजिकल होम। सपोज करो
कि आपके पास में रहने के लिए घर नहीं है, तो इस टाइम पे आपको घर लेने की ज़रूरत होती है। आप घर अपने लिए सर्च करते हो। जैसे सपोज़ करो अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, उनके पेरेंट्स नहीं है, दोनों में से किसी के पेरेंट्स नहीं है और इससे पहले शादी से पहले वो कहाँ है, एक रेंट पे रह रहे थे। अब जब वो हस्बैंड एंड वाइफ बन गए तो अब उसके बाद में तो वो रेंट पे नहीं रह सकते ना, उसके लिए तो क्या उनको खुद का घर चाहिए होगा। तो क्या है यहाँ पे इनको ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है कि हम खुद का घर लें। क्यों? क्योंकि उनकी आगे फैमिली अब एक्सटेंड होगी ना कि कम होगी, है ना। और दूसरी क्या है, जो डे टू डे उनकी डेली बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करना। डे टू डे में क्या हो जाएगा, वही आपका घर के हाउस होल्ड वर्क हो गए, जॉब पर जाना, वहां से वापस आना, एक दूसरे को पिकअप करना, दीज आर योर बेसिक डे टू डे नीड्स, है ना। ये होता है आपका बिगिनिंग स्टेज में। अब होता है आपका एक्सपेंडिंग फैमिली में। एक्सपेंडिंग फैमिली में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपकी बिगिनिंग स्टेज खत्म हो जाती है और ये आपका सबसे ज्यादा लॉन्गर पीरियड होता है। यहाँ पे क्या है, आपके जो फर्स्ट बेबी है वो बॉर्न हो जाता है, यानी कि आप हस्बैंड एंड वाइफ से आप, मैं स्पाउस लिख देती हूँ मैंने सिंपल। स्पाउस का मतलब हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, ठीक है। स्पाउस से अब क्या है, आप मदर एंड पेरेंट्स बन जाते हो। क्या बन जाते हो? पेरेंट्स बन जाते हो। आपका रोल चेंज हो जाता है। अब हस्बैंड एंड वाइफ की बजाय आपका रोल एज अ मदर एंड फादर हो जाता है, ठीक है। दिस स्टेज कवर अ लॉन्गर पीरियड देन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज, यानी कि जो आपकी पहली और आखिरी स्टेज होती है उससे सबसे ज्यादा जो लंबा समय होता है ना वो यही होता है। क्यों होता है? यहाँ पे आप पेरेंट्स बने, पेरेंट्स बनने के बाद में आपके ऊपर बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनकी स्टडी आपको किस तरीके से करानी है, उनकी शादी, उनकी मैरिज के लिए आप सोचते हो, है ना। उनकी मैरिज के बाद में क्या है, उनके भी बच्चे हो जाते हैं। दीज आर, और जिस एज में आप हो ना भी, वो आपकी एक्सपेंडिंग फैमिली ही है। जिसकी शादी हो गई है भाई वो तो एक्सपेंडिंग फैमिली कहलाएंगे, और जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो भी अभी क्या है, अपने पेरेंट अपने पेरेंट्स की एक्सपेंडिंग स्टेज में है, ठीक है। इट स्टार्ट विद द बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी, यानी कि ये वाली स्टेज कब से स्टार्ट हो जाती है, जब आपका फर्स्ट बेबी बॉर्न हो जाता है। जिसमें क्या है, आपकी सब स्टेजेस आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम, ये स्टेज आपकी कब तक चलती है, जब तक आपका लास्ट बेबी है वो घर छोड़कर नहीं चला जाता। घर छोड़कर इन द सेंस, या तो वो सेटल नहीं हो जाता विद देयर फैमिली। जिस तरीके से आपने अपनी बिगिनिंग स्टेज स्टार्ट करी थी ना, उसी तरीके से आपके बच्चे भी क्या है, अपनी बिगिनिंग स्टेज स्टार्ट करते हैं। जब तक आपके बच्चों की बिगिनिंग स्टेज स्टार्ट नहीं होती है तब तक एक्सपेंडिंग स्टेज चलती ही रहती है, ठीक है। समझे? क्लियर? ओके। नेक्स्ट है आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, यहाँ पे इसको लॉन्चिंग पीरियड भी कहा जाता है। लॉन्चिंग पीरियड भाई क्यों कहा, इसको 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। क्यों? एक लॉन्चिंग पीरियड, सेकेंड एज, जिसमें क्या होता है आपके बच्चे क्या है, घर छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। द फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड, जहाँ पे आपको फाइनेंशियल रिकवर होना होता है। जैसे सच एज वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, फैमिली की जो इनकम होती है वहाँ पे फाइनेंशियली रिकवरी, मतलब जैसे कि आपको अपनी, जो आपके बच्चे हैं उनके लिए आपको स्टडी का पैसा भी देखना होता है। फॉर देयर मैरिज आपको एक्सपेंडिचर भी देखने होते हैं। अगर कोई आपके पास में लोन है तो उस लोन को भी पूरा करना होता है। तो यहाँ पे क्या आपको अपनी फाइनेंशियल रिकवरी करनी होती है, यानी कि जो जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उसको आपको एक सही ट्रैक पर लेकर आना होता है, कहीं आपके ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंड तो नहीं हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, आपके खुद के भी खर्चे होते हैं, साथ ही साथ आपके अपने बच्चों के भी खर्चे होते हैं। इफ योर पेरेंट्स ऑल्सो लिव विद यू देन यू हैव टू मेंटेन देयर फाइनेंशियल, यानी कि किस तरीके से, अगर सपोज करो आपकी शादी हो गई है, ठीक है, आपके बच्चे भी हैं, है ना, तो आपको अपने बच्चों का भी खर्च देखना है और साथ ही साथ आपको अपने पेरेंट्स का भी खर्च देखना है एंड प्लस आपको अपना भी खर्च देखना है, ठीक है। तो वो होती है आपकी फाइनेंशियल रिकवरी। इस पीरियड को जहाँ पे देखो आपको अपना ओन, ठीक है, चाइल्ड एंड देयर पेरेंट्स,
जब आपको इन तीनों को संभालना होता है ना, कि यानी कि आप 3 स्टेज बन जाते हैं ना, तो इसको ना सैंडविच स्टेज भी कहा जाता है। यानी कि क्या है, बँट जाते हो। सैंडविच स्टेज एंड यू कैन आल्सो कॉल सैंडविच पीरियड। यहाँ पे क्या है, बँट जाते हो। किस में बँट जाते हो? ये आप हो, ठीक है, आप किस में बँट गए? आप अपने बच्चों में बँट गए और आप अपने पेरेंट्स में बँट गए। यानी कि आपको इनको भी देखना है और आपको इनको भी सँभालना है और प्लस खुद को भी सँभालना है। वो क्या है, आपकी सैंडविच स्टेज कहलाती है। ठीक है, पीरियड ऑफ रिटायरमेंट में क्या होता है, जहाँ पे आप फिर से अकेले रह जाते हो एज़ स्पाउस होम। यानी कि पीरियड ऑफ रिटायरमेंट में क्या है कि आपके जो बच्चे थे वो क्या है, अब अपनी अपनी फैमिली के साथ में सेटल हो चुके हैं, उनकी जॉब है, उनकी खुद की फैमिली है ना। अब रिटायरमेंट स्टेज में क्या हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ अब हस्बैंड और वाइफ रह जाएंगे, वो अपनी देखभाल करते हैं। यानी कि एक तरीके से फिर से ये बिगनिंग स्टेज बन जाती है। और ये क्या है, ये स्टेजेस चलती ही रहती हैं, चलती रहती हैं। ठीक है, ये थी आपकी सारी फैमिली लाइफ साइकिल की स्टेजेस। यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया? कोई डाउट? चलो टाइम है ना, तो मैं आपको एक चीज और थोड़ा समझा देती हूँ, विच इज वेट। देखो, एक और हम इसी में बात कर लेते हैं, विच इज एक वर्क सिंप्लीफिकेशन की। किसकी? आपकी यूनिट का ही पार्ट है ये। वर्क सिंप्लीफिकेशन की। वर्क सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होता है, यानी कि आप अपने कार्य को किस तरीके से सरल कर सकते हो, यानी कि कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण यानी कि किस किस तरीके से आपका काम है वो आसान हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है? एक तो आप अपनी क्या है, टू डू लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, ये आपका प्लान हो गया। आपका काम पता है आसान किस तरीके से होता है? जो आपके 4 पिलर्स थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेलुएटिंग, दीज आर योर पिलर्स। ठीक है, तो क्या है, वर्क सिंप्लीफिकेशन आप किस तरीके से करते हो? आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हो। ठीक है, टू डू लिस्ट में क्या है, आप अपनी प्रायोरिटाइज डिवाइड कर देते हो। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं आपके वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक। सेकंड क्या है, आप अपने वर्क को क्या है, डिवाइड कर देते हो। डिवाइड, टू डू लिस्ट, ये आप इसको सेकंड पॉइंट मान के चल सकते हो। डिवाइड इन द सेंस कि आपने एक परफॉर्मा तैयार कर लिया, उस परफॉर्मा में क्या है, आपने अपने काम को डिवाइड कर दिया कि आप, जैसे कि अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, आपने सिलेबस अपना डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट मुझे एक हफ्ते के अंदर कवर करनी है, सेकंड टू थर्ड यूनिट मुझे सेकंड वीक में अपनी कंप्लीट करनी है, सो ऑन सो ऑन। इस तरीके से क्या है, आपने काम डिवाइड कर दिया। वहीं अगर मैं हाउस वाइफ की बात करूँ, तो आप लोग किस तरीके से अपना काम आसान करते हो? जैसे मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हो, तो आपने वहीं ब्रेकफास्ट बना दिया, है ना। ब्रेकफास्ट के साथ ही में क्या है, आपने लंच के लिए वेजिटेबल्स चॉप करके रख दी, है ना। या फिर अगर आप वर्किंग वुमन होते तो क्या करते हो कि सुबह अगर आपको जल्दी ऑफिस के लिए जाना है, तो क्या है, आप नाइट में ही वेजिटेबल चॉप करके रख देते हो, जिससे कि क्या है, आपका काम आसान हो जाता है ना। ये चीज हो गई आपकी डिवाइड करने की। थर्ड थिंग, इफ वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ये तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको अपना काम आसान करना है, तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना ही होगा। क्यों करना होगा? ताकि आपको पता रहे कि आपका कौन सा काम कितने समय में हो रहा है ना। क्योंकि आपको पता है कि हाँ, मुझे अगर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने में मुझे 30 टू 35 मिनट्स लगते हैं, तो
आपको उतने ही मिनट लगेंगे। आप कोशिश करो कि आप उससे पहले काम करने की कोशिश करो। जैसे कि अभी हम बात करें नूतन जी की, तो उन्होंने क्या है सुबह-सुबह अपना सारा काम कर लिया, जिससे कि क्या उन्होंने उनका काम आसान हो गया। मॉर्निंग में उन्होंने अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए, फिर क्या हो सकता है उसके बाद उन्होंने अपनी स्टडी कर ली हो, फिर उसके बाद अपने क्लास ली हो। तो दीज आर योर वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एक तरीके से आपके काम को आसान करना। जैसे कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहले, अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है हम लोग अब ये ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, है ना? इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि वहाँ पे आपको इस तरीके से स्क्रीन भी शो होती है, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाते हैं, है ना? आप क्लास भी ले सकते हो। अब आपको एक्स्ट्रा टाइम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट होता था, वो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। बस आपने अपना लैपटॉप या फ़ोन ऑन किया, उसमें इंटरनेट यूज़ किया, क्लास ऑन करी एंड बस आप अपनी क्लास लेने गए। तो क्या ये अब आपका काम आसान हो गया। जो आपको घंटों पहले तैयार होना पड़ता था, घंटों पहले आपको घर से निकलना पड़ता था फॉर दी क्लासेस, वो सारी चीज़ें अब आपको नहीं करनी पड़ती हैं। बस 5 मिनट पहले आप फ़ोन खोलकर बैठे और आपकी क्लास क्या है ईज़ी हो जाती है। अब आपको पीडीएफ ईज़ी फॉर्म में मिल जाते हैं, नोट्स आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। तो क्या है इससे आपको क्या है, अब आप क्या है अगर आपको कुछ भी लिखना होता है तो आप क्या है सिंपली कॉपी कट पेस्ट करते हो, कॉपी कट पेस्ट करते हो। अब इससे क्या है आपकी लिखने की वो वाली नहीं रहेगी, आपको एक-एक वर्ड लिखना है, टाइपराइटर वाली चीज़ नहीं रही है। तो इससे क्या है आपके काम आसान हो गए। बहुत सारे इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, जिसकी वजह से कि आपका काम आसान हो गया। अगर हम बात करें कि वॉशिंग मशीन अब अवेलेबल हो गई हैं, जिससे कपड़े धोना कितना ईज़ी हो गया है। बस उसमें पानी डाला, सर्फ़ डाला, कपड़े डाल दिए, अपने आप एक टाइम के बाद में कपड़े धुल जाते हैं। जब तक कपड़े धुल रहे होते हैं, तब तक आप अपना कोई दूसरा काम कर सकते हो। तो क्या है इस टेक्नोलॉजी ने क्या है आपके काम आसान कर दिए। जो जहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम लगता था, वो टाइम ज़्यादा ना लगकर क्या है टाइम रिड्यूस हो गया। वो काम आपकी बजाय मशीन्स करने लग गई और आपने अपना जो वो जो फ्री टाइम आपको मिला उसमें आपने अपना दूसरा काम कर लिया, अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर लिया इन सम अदर वर्क, है ना? तो ये होती है आपकी वर्क सिंप्लीफिकेशन। वर्क सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स अगर हम लोग देखें तो एक होती है वही पेन पेंसिल वाली, ऑप्शन आ रहा होगा उसमें डाउनलोड करने का, तो ऑप्शन है, आप चेक करना उसमें डाउनलोड करने का तो ऑप्शन है भाई। ओके देन आई विल टॉक अबाउट द टीम रिगार्डिंग दिस, ओके, डोंट वरी। डोंट वरी, ठीक है। एक होता है क्या वर्क सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से आप पेन पेंसिल के द्वारा, अब पेन पेंसिल के द्वारा क्या है कि आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेते हो कि हाँ आपको ये काम करने हैं। जो जो काम होते जाते हैं आप उनको टिक करते जाते हो कि हाँ ये मेरे काम कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या उससे भी आपका काम आसान हो जाता है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए कि मैनेजमेंट क्या होता है, हमारी टाइप्स ऑफ फैमिली इनकम क्या होती हैं, है ना? साथ ही साथ हमारा बजट क्या होता है, हमारी लाइफ साइकिल क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, हम अपने काम को किस तरीके से आसान कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा पार्ट आज हम लोगों ने कवर कर लिया है। होपफुली मंडे को हमारी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ओके ओके देन आई विल टॉक, डोंट वरी। होपफुली हमारी ये यूनिट अब कंप्लीट हो जाएगी। आई एम सो हैप्पी। आप लोगों को कुछ डाउट तो नहीं है ना, सब समझ तो आ रहा है ना, इतना बताओ मुझे। नोट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ऐसा लग रहा हो कि नोट्स प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं आपको, कुछ भी हो, यार फ्रैंकली बोला करो। क्योंकि आप लोग जब तक मुझे बताओगे नहीं, अब मैं तुम्हें देख तो पा नहीं रही हूँ। अब आप जो बोलोगे उसी के बेसिस पे क्या है मैं एज्यूम करूंगी। तो बोल दिया करो यार, मैं सुनने के लिए ही बैठी हूँ। बताओ किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है कहीं पर भी? ओके, नोट्स में कोई प्रॉब्लम, नोट्स बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही?
ओके, बट मैं देख रही हूँ आपको, क्या देख रही हो आप मुझे? ओके, चलो गुड, मैं ये आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा, शायद से एक दो ही पॉइंट हमारे रह गए होंगे अब, उनको हम अपनी मंडे वाली क्लास में कवर कर लेंगे। मंडे को मैं मॉर्निंग में लूंगी या फिर आफ्टरनून क्लास दूंगी, आई विल इन्फॉर्म अबाउट यू, ओके। इसके लिए मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, मैं प्रिंट आउट के बारे में ना मैं बात कर लूंगी, देन आई विल इन्फॉर्म यू, डोंट वरी। हाँ, बस आप मेरा फेस देख सकते हो, मैं आपका फेस नहीं देख पाती हूँ ना, मैं आपके वर्डिंग से ही आपको फील करती हूँ। चलो, ध्यान रखो अपना, और अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं मंडे को। टिल देन ध्यान रखना, ऐसा नहीं कहीं बीमार बीमार पड़ जाओ भाई, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।